नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक निसंतानता के क्षेत्र में कार्यरत एक अस्पताल है जहाँ पे निसंतानता से जुड़ी सारी सेवाएं दी जाती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट। तो आज की श्रृंखला में हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है? मेरी बहुत सी बहनें या बहुत से जो भाई हैं, निसंतान दंपति हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि जिस भी दंपति के पहले एक बच्चा हो चुका है और दोबारा गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। और प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जिसका एक बार भी गर्भधारण नहीं हुआ। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ऐसा नहीं है कि गर्भधारण नहीं हो रहा। अब कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनने उनका अबॉर्शन हो गया, गर्भधारण हुआ, कई बार बच्चे में धड़कन नहीं आई, कई बार बच्चे में ब्लीडिंग हो गई, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया, कई बार 6 महीने पे प्री टर्म लेबर हो गया, कई बार बच्चा पैदा हो गया। तो ये कोई भी चीज़ हो तो भी वो एक बार तो माँ बन चुकी, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस रहेगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कई बार मरीज़ आते हैं और उनकी हिस्ट्री से जो समझ में आता है वो ये है, उनका कहना होता है कि हमारा एक बच्चा है जो कि एक एग्जांपल देती हूँ, 4 साल का या 5 साल का है, और हम लोग पिछले 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं पर हमारे कभी बच्चा लगा नहीं। और पिछले 2-3 वर्षों से तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। शुरू में तो नहीं करी थी, पर हमने कभी कुछ इस्तेमाल भी नहीं करा गर्भ निरोधक, और उसके बावजूद भी हमारे बच्चा नहीं लग रहा। तो ये एक हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री मतलब जो मरीज़ आके बयां करता है, और इसमें यूजुअली आप क्या देखते हो, मरीज़ में कारण ढूंढते हो, और कारण में जो आप जांचें कराना शुरू करते हो, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं प्रेफर करती हूँ, खून की जांच तो करते ही करते हैं। थायराइड, प्रोलैक्टिन, ये एक मोटी मोटी चीज़ें। कई बार थायराइड हो जाता है मरीज़ को, और थायराइड जैसे मैंने अपनी पुरानी उसमें भी पिछले सीरीज़ में कहा था कि थायराइड क्यों होता है और उसका इलाज करना क्यों ज़रूरी है। तो थायराइड एक अपने आप में कारण है जो बच्चा ना लगने दे। प्रोलैक्टिन भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चा नहीं लगता। मरीज़ के सर में भी दर्द रहता है और मरीज़ को महीना भी कम आता है। अब खून के कारण सब नॉर्मल हैं, और अपन ने सोनोग्राफी करके देखा, अंडे भी बढ़िया बन रहे हैं। तो कारण जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का होता है वो लगभग 90 से 95% दंपत्ति, ज़्यादातर दंपत्ति में ट्यूब में निकलता है। ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब मतलब ये जो गर्भाशय के दोनों तरफ जो नलियाँ होती हैं, जो यहाँ से अंडे को यहाँ तक लाती हैं और शुक्राणु को लाके इनका मिलन इस ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इस स्थान पे ये जो पार्ट है, यहाँ हमारे बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे और शुक्राणु का मिलन यहाँ होगा, और फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और ये लुढ़कता लुढ़कता अपने आप यहाँ से यहाँ आता है, और फिर यहाँ इम्प्लांट होता है। तो मैं आपको ये इतना इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ आके बच्चा नहीं बनता, बच्चा बनना यहाँ शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन या जिसे निश्चेचित करना बोलते हैं, वो यहाँ होता है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है या गर्भ ठहरता यहाँ पे है। तो ये ट्यूब अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नाजुक चीज़ है इस कड़ी की। सबसे नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं जो एक लहर की समान चलते हैं। तो जो आपका एम्ब्रियो है, जो आपका भ्रूण बना, वो उस लहर पे बैठता हुआ चलता चला जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा। अब आपने सुना होगा कि एक्टोपिक उन महिलाओं में होता है जहाँ पे इस ट्यूब में सूजन आ जाए, या इसमें इन्फ्लेमेशन हो, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूब बहुत नाजुक होते हैं, तपेदिक की बीमारी से बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो उसके जो सीलिया होते हैं, जो वो रेशे हैं जो लहर में चलते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर वो ख़राब हो गए तो ये जो बच्चा यहाँ बना वो यहीं कहीं रुक जाएगा और यहीं पे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसको अपन एक्टोपिक बोलते हैं, और वो रप्चर हो सकता है और बाकी सीक्वली हो सकती है। तो अभी अपन ने बात करी
कि ये जो ट्यूब है, अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई, किसी भी महिला दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही, वो महिला मेरे पास आई सपोज़, तो मैं उसका ट्यूब की जांच करूँगी, HSG जिसे बोलते हैं, जो कि एक बहुत सस्ती और एक आसान और एक छोटी सी जांच होती है। या फिर आप उसमें हाइकोसी भी कर सकते हैं या सोनोसेल्पिंगोग्राफी भी कर सकते हैं। तो उसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये ट्यूब खुले हैं या नहीं हैं। तो जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसकी जो प्रमुख जांचें हुई उसमें ट्यूब की जांच प्रमुख होती है, और बाद की जो खून की जांच होती है वो भी करी जाती हैं। और अगर ट्यूब बंद है तो इस ट्यूब को खोलने की प्रक्रिया करी जाती है, या तो दूरबीन के ऑपरेशन से खोला जाए और ये देखा जाए कि कारण क्या था, क्यों बंद हुआ, क्या ये क्योरेबल कारण है। कई बार ट्यूबरक्लोसिस निकलती है, दिखती है, तो मरीज़ टीबी की दवा खा लेता है। कई बार इन्फ्लेमेशन होता है जो कि बहुत आम है, और जिसमें अंदर बहुत माइन्यूट एडिशंस बन जाते हैं। तो वो देख के भी समझ में आता है कि ये ट्यूबल इन्फेक्शन की वजह से है, PID की वजह से है। और आजकल PID बहुत आम है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर किसी को भी सफ़ेद पानी की शिकायत हो तो उसको डॉक्टर से मिलके दवा ले लेना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, और ये छोटी छोटी बीमारियाँ इनको दूर करा जा सकता है, और ये केवल 1-2 दिन की दवा से संभव है। तो PID यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज है उसका इलाज ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो बाहर दिख रहा है सफ़ेद पानी, वो अंदर की परेशानी को बाहर दिखा रहा है। तो परेशानी जो है वो एग्जैक्टली अंदर है, तो दवा लेना ज़रूरी है। दूसरा है कि अपन ने ट्यूब की जांच करी, अपन ने दूरबीन की जांच करी और उसमें लगता है कि जन अंग की तपेदिक की बीमारी है, यानी जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है। तो अगर वो अर्ली स्टेज में है तो आप एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी जो कि 6 से 9 महीने की होती है वो देंगे, तो कई बार वो पूरी तरह से कारगर होती है और ट्यूब पूरी तरह से खुल जाते हैं। मैंने इतने सारे मरीज़ देख लिए और इतने सारे पेशेंट जिनमें काम करा है कि दोनों ट्यूब बंद हैं और उनको जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस अर्ली स्टेज में केवल ट्यूब की केवल इलाज से, तपेदिक के इलाज से या टीबी के इलाज से या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से मरीज़ के ट्यूब खुल जाते हैं और स्वयं बच्चा लग जाता है। कोई ना टेस्ट ट्यूब बेबी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमेशा जो मेरी एक बात होती है कि कितनी जल्दी डायग्नोस हो रहा है, अर्ली डायग्नोसिस होना, यानी कि एक जल्द डायग्नोसिस होना, किसी नतीजे पे आना कि भाई ट्यूब बंद है या खुले। अगर ट्यूब खुले हैं तब तो कोई छोटी मोटी परेशानी निकलेगी और आपको है ना कंसेप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसे अपन HSG करते हैं या छोटी मोटी जांच, तो इसमें कई बार बहुत माइन्यूटेस्ट ब्लॉक होते हैं, छोटे मोटे ब्लॉक होते हैं। तो जब आप प्रेशर से HSG कैथेटर लगाने के बाद प्रेशर से अपन डाई यूरोग्राफिन जो पुश करते हैं उससे भी ट्यूब खुल जाते हैं। तो कई बार वो भी बहुत कारगर होता है और उससे भी रिज़ल्ट मिलते हैं और पेशेंट कंसीव कर जाता है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आप अपने इलाज को समझिए। अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है तो फर्टिलिटी क्लिनिक, किसी भी फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाएं और उनसे परामर्श लें, तो आपका जो टाइम है, गैप है, वो बहुत कम रहेगा। डायग्नोसिस होना बहुत इजी होता है, और अगर डायग्नोसिस हो गया तो इलाज तो बहुत इजीली ये पता चल जाएगा ना कि करना क्या है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आप फालतू टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो पैसा वेस्ट नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें जानी जा सकती हैं, और मुझे उम्मीद है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कि दूसरी बार बच्चा नहीं लग पाने के कारण आपको समझ में आए होंगे, और उसका इलाज भी मैंने आपको बताया है सारा। तो बहुत सारे दंपतियों का ये मसला रहता है और है ना सॉल्व हो जाएगा। मेरी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि हो सकता है आप लोग जो देख रहे हों वो मरीज़ नहीं हों, और हो सकता है आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं हो, पर ये एक जानकारी है, ये एक नॉलेज है जो कभी भी बेकार नहीं जाती। नॉलेज हमेशा काम की होती है, किसी भी फील्ड में हो सकता है आपके आगे बेटी, बेटा, पड़ोसी, बहन, भाई किसी को ज़रूरत पड़ जाए। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत, हमारे तो बच्चे हैं, पर आपका दायित्व आपके समाज के प्रति भी है। आप सीखेंगे तो समाज को भी सिखा सकते हैं, तो जागरूकता बढ़ेगी तो बीमारी घटेगी। इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि हम लोग आप सबको कुछ समाज को नॉलेज दे सकें। अगली श्रृंखला में फिर आपसे
किसी और टॉपिक के साथ भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।